a very good evening. I welcome you all to the lecture of D block. So in the last class we were discussing the periodic properties of D block elements and वो अभी कंटिन्यू हो रहा है. हम लोग पिछले क्लास में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे और वो खत्म नहीं हुआ था. हमने कुछ डिस्कशन किया था, कुछ डिस्कशन करना बाकी था. ठीक है, तो कल का जो डिस्कशन था वो मैंने अक्रॉस अ पीरियड डिस्कशन किया था, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज डिस्कशन किया था. एंड उसमें भी हमने मेनली फोकस किस पे डाला था. हमारा मेजर जो फोकस था, दैट मेजर फोकस वाज ऑन द 3D सीरीज, है कि नहीं, कि भाई 3D सीरीज में आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज होता है. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या वेरिएशन आएगा 3D सीरीज के लिए. ठीक है, फिर उसके बाद कल का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्वेश्चंस निकलते हैं. अभी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वेरिएशन ऑफ दिस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. लेट अस सी कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ दिस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप. तो मैंने क्या लिखा है, वेरिएशन ऑफ IE1 डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग उसको ऑब्जर्व करने वाले, राइट, और फिर हम लोग उसको देखते हैं कि क्या चीज है क्या नहीं है. तो यहां पे पहला वेरिएशन ऑफ IE1 डाउन द ग्रुप. तो यहां पे लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑन, या तो इसको ऐसे देख लेते हैं हम लोग. चलो ठीक है, यहीं से ऐसे बताता हूं. पहले जनरल स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि सो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इज द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो इन दिस केस लेट अस सी ऑन moving down the first, on moving down group 3, if we just move down group 3, तो वहां पे हमको ऑब्जर्वेशन क्या है, IE1 डिक्रीजेस. ये समरी लिख पा रहा हूं, समरी को ध्यान से पढ़ना है. ऑन मूविंग डाउन ग्रुप 3 IE1 डिक्रीजेस, मतलब ग्रुप 3 के एलिमेंट्स कौन कौन से. ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हमारे पास है यहां पे जो दिख रहा है हमें, स्कैंडियम. ग्रुप 3 में वी हैव स्कैंडियम. इन ग्रुप 3 जैसा हमें दिख रहा है हमारे पास स्कैंडियम है, राइट, देन वी हैव इट्रियम एंड देन वी हैव लैंथनम. ठीक है, सो ऐसा ग्रुप 3 में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है क्या होगा, आयनाइजेशन IE1 इट डिक्रीजेस. ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन मूविंग डाउन ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 10. ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10. ऑन मूविंग डाउन ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10, IE1 first ionization energy, IE1 increases on moving down the group, on moving down each group. मतलब we have group 4, group 5, group 6 and group 10 के members. ठीक है, अभी जो मैंने डेटा लिखा उससे हम लोग वेरीफाई करते हैं, राइट. उसके बाद we have यहाँ पे we have first transition series, then we have second transition series, then we have third transition series. On moving down a particular group, ऐसा मूव डाउन किया जाएगा तो क्या ऑब्जर्वेशन है, IE1 जो है इट इंक्रीजेस. तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है.
ग्रुप 3 में देयर इज नो एक्सेप्शन, जैसा डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, तो ग्रुप 3 में आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10 में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले मैं सारी चीजें लिख लेता हूं, फिर उसके बाद सी पार्ट तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो बचा क्या, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 11 and group 12. So if we talk about group 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ठीक है, right? तो इसमें क्या होता है, on moving from for each group you will see on moving from first transition series to सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, तो यहां पे क्या होगा, IE1 decreases. On the other hand, on moving from second transition series to third transition series, तो यहां पे क्या है, IE1 increases. तो ये 3 इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स को ध्यान रखो। 3 इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, बुलेट पॉइंट्स 3 इंपॉर्टेंट डाउन द ग्रुप वेरिएशन के लिए, फॉर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, फॉर वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। पहला बुलेट पॉइंट क्या बताया मैंने, पहला बुलेट पॉइंट मैंने ये बताया कि ग्रुप 3 में जाओगे डाउन द ग्रुप तो तुमको IE1 लगातार क्या होगा, डिक्रीज होता मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर तुम ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10 की बात कर रहे हो तो तुम डाउन द ग्रुप जाओगे, you move from first transition series to second transition series, you move from second transition series to third transition series, down the group जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 IE1 क्या होगा, इंक्रीज होता मिलेगा। समझे क्या, ये बस ऑब्जर्वेशन है और इसी ऑब्जर्वेशन बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। एंड देन द रिमेनिंग ग्रुप्स, ग्रुप 7, 8, 9, 11 and 12, you move from first transition series to second transition series, ionization energy will decrease as expected, and second transition series to third transition series ionization energy increases. ठीक है, तो अब देखो यहां पे एक चीज कॉमन मिली हमको यहां पे एक चीज कॉमन क्या मिली कि ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 के लिए अगर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जा रहे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 इंक्रीज हो रहा है इस वाले सेट के लिए भी, एज वेल एज इस वाले सेट के लिए भी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जा रहे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 इंक्रीज हो रहा है। समझे क्या, तो इसको हम लोग सेकेंड नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बना के लिख देते हैं कि फ्रॉम ग्रुप 4 टू ग्रुप 12, ग्रुप 4 टू ग्रुप 12 you move down from second transition series to third transition series, तो उस केस में क्या होगा, IE1 you move down from second transition series to third transition series, तो as expected IE1 increases, जो हमने देखा ये कॉमन है, राइट। तो चलो अब हम लोग इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो मैंने 4 बुलेट पॉइंट लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको हेल्प करेंगे कि डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशन होता है, क्योंकि ऐसे तुमको वैल्यूज तो मेमोराइज होंगी नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसे क्लब कर दिया चीजों को, समझा क्या, कि डाउन द ग्रुप 3 में डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली। ठीक है, ग्रुप 4, 5, 6 एंड ग्रुप 10 में जाओगे तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप 7, 8, 9, 11 and 12 में डाउन द ग्रुप जाओगे तो इफ यू मूव फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टू द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड यू मूव फ्रॉम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज टू द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। समझे क्या, एंड बी और सी पॉइंट से कॉमन पॉइंट हमें क्या मिला, बी और सी पॉइंट से जो कॉमन पॉइंट मिला है उससे हमने डी पॉइंट बना लिया कि ग्रुप 4 से ग्रुप 12 डाउन द ग्रुप जाओगे फ्रॉम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज टू द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज इंक्रीज। समझे क्या, राइट। एंड दिस इंक्रीज इज ड्यू टू
सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ग्रुप 4 से ग्रुप 12 जा रहे हैं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इंक्रीज इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार. इसका एक्सप्लेनेशन, इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप 4 से ग्रुप 12, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 4 फटाफट लगे होगा, 4 5 6 7, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, अभी फिर उसके बाद शो कर दूंगा. आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम. तो एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर ईच ग्रुप, for each group group 4 to group 12, group 4 से group 12 हर एक ग्रुप के लिए, on moving from second transition series to third transition series, पहली चीज जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि साइज रिमेन सेम. हमने पढ़ा है कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाते हैं ग्रुप 4 से ग्रुप 12, तो साइज कैसा रहेगा? सेम रहेगा. मगर Z मतलब एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 32. मतलब क्या? ट्रेमेंडस इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ट्रेमेंडस राइज इन Z. समझे क्या? राइट. तो साइज रिमेन सेम. क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर साइज रिमेनिंग सेम? रीजन इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. गेटिंग ना? रीजन इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. बात समझ में क्या? तो इस वजह से therefore जब हम लोग ग्रुप 4 से ग्रुप 12 सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाएंगे, ऐसा डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या होगा? इंक्रीज होगा. क्योंकि दोनों का सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक, ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक, ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज कैसा है? सेम है. मगर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो न्यूक्लियर चार्ज का जो डिफरेंस है वो कैसा है? 32 है. मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर का न्यूक्लियर चार्ज 32 से ज्यादा है, एक्सीड्स दिस बाय 32. समझेगा? इस वजह से जितना ज्यादा Z होगा उतना ज्यादा क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी होगा. समझेगा? तो चलो अब हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं. लेट अस ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस केस. देखते हैं किस हिसाब से है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग ग्रुप 3 में ट्रेंड देखेंगे. तो जैसा मैंने बताया कि ग्रुप 3 में मैंने जो बताया कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो तुमको आयनाइजेशन एनर्जी कैसा मिलेगा? डिक्रीज होता दिखाई देगा. डाउन द ग्रुप जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी तुमको डिक्रीज होता दिखाई देगा. सो लेट अस सी व्हाट इज द ट्रेंड फॉर ग्रुप 3. ठीक है, तो ग्रुप 3 का ट्रेंड देखो जरा एक बार. ग्रुप 3 में क्या ट्रेंड है? स्कैंडियम वी हैव. स्कैंडियम कितना है हमारे पास? स्कैंडियम हमारे पास है 631. ठीक है, इट्रियम अपने पास कितना है? 616. लैंथनम कितना है अपने पास? 541. समझे क्या? लैंथनम इज 541. तो हमें क्या दिख रहा है? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है? हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? डाउन द ग्रुप 631, 631, 616 एंड ये लैंथनम कितना? 541. सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप 3 आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या हो रहा है? ग्रुप 3 में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, अभी उसके बाद लेट अस सी ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10. लेट अस ऑब्जर्व कि भाई ग्रुप 4, 5, 6 और 10 में क्या हो रहा है. ठीक है, तो 4, 5, 6 एंड 10 में चलो देखते हैं एक बार हमको क्या देखने को मिल रहा है. तो ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10 देखो जरा. पहले ग्रुप 4 की हम बात करते हैं. तो ग्रुप 4 में वी हैव
टिटानियम ग्रुप 4 में। अब देखो ग्रुप वाइज अब तुमको इसके लिए एलिमेंट्स याद होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, ऐसा ग्रुप वाइज दे सकते हैं कि अरेंज टिटानियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जीज, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो उस तरह से तुम्हें याद करने होने चाहिए एलिमेंट्स ग्रुप वाइज। और मैंने 2 क्लास पहले बताया भी था कि ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को मैं कैसे याद करना है, जब मैं लैंथेनॉन कॉन्ट्रैक्शन में साइजेस के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो ग्रुप वाइज एलिमेंट्स याद, ग्रुप वाइज भी याद होने चाहिए, समझे क्या। आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन को सही करना है अगर, राइट। तो टिटानियम ग्रुप 4 656 टिटानियम, जर्कोनियम 674 एंड हैफनियम 760। क्या दिख रहा है हमें, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज इंक्रीजिंग। फिर ग्रुप 5 वैनाडियम 650, नियोबियम 664 एंड टैंटलम 760, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझेगा। उसी तरह से ग्रुप 6 क्रोमियम कितना 652, मॉलिब्डेनम कितना 685 एंड टंगस्टन कितना 770। तो फिर से डाउन द ग्रुप आने क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड देन ग्रुप 10 देखो जरा, जस्ट सी ग्रुप 10। ग्रुप 10 में क्या है, निकेल कितना 737, पैलेडियम कितना 804, प्लैटिनम कितना 870। तो क्या देखा, डाउन द ग्रुप आ रहे तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आ रहे तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आ रहे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज इंक्रीजिंग, समझे क्या। तो वही चीज मैंने जनरल ऑब्जर्वेशन को लिख दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वेशन को लिख दिया। जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा कि ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10 के लिए यू मूव फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, यू मूव फ्रॉम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। किसी भी ग्रुप के लिए डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1 इंक्रीज होगा, समझे क्या। इस तरह से डेटा वाइज स्टडी करना है तुम्हें, तभी तुम्हारे क्वेश्चन सही होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, समझे क्या, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद लेट अस सी ग्रुप 7, 8, 9, 11 एंड 12। सो लेट अस सी ग्रुप 7, 8, 9, 11 एंड 12, ठीक है। सो देखो 7, 8, 9 में क्या है, देखो जरा 7, 8, 9 में क्या है। ग्रुप 7 में क्या है, मैंगनीज 717 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, समझे क्या। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, टेक्नीशियम 703 सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो 717 से 703 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आए तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना। फर्स्ट ग्रुप 7 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से हम लोग यहाँ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आए तो डिक्रीज हुआ, समझे क्या। और उसके बाद सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से ग्रुप 7 के लिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बात समझे क्या, राइट। तो ग्रुप 7 के लिए हमें क्या दिख रहा है, ग्रुप 7 के लिए हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वी मूव फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और मूविंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज the ionization energy 1 is decreasing and from second transition series से third transition series ionization energy 1 is increasing, ठीक है। उसी तरह से आयन देखो जरा, ग्रुप 8 की बात करते हैं। ग्रुप 8 में आयन 762 से रुथेनियम 711, फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड रुथेनियम से ऑस्मियम जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, समझे क्या। देन ग्रुप 9 देखो, कोबाल्ट से रोडियम 758 से 720 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आए तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। एंड देन रोडियम से गए किधर, इरिडियम, तो 720 से 900 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, समझे क्या। उसी तरह देखो जरा, अगर हम बात करें किसकी, इफ यू टॉक अबाउट कॉपर की, इफ यू टॉक अबाउट कॉपर, तो अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ग्रुप 11 की बात करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में वी हैव कॉपर कितना है 745, देन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज वी हैव सिल्वर कितना 631। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आ गए तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एंड देन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आए, सिल्वर से गोल्ड आए तो 731 से कितना 889 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, समझे क्या, वही जो मैंने जनरल ट्रेंड बताया। फिर ग्रुप 12 देखो जरा, ग्रुप 12 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वी हैव जिंक कितना 906, देन वी हैव कैडमियम कितना 876, राइट। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आए तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आ गया तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, समझे क्या। तो वही चीज यहां पे मैंने बताया है कि फॉर ग्रुप 7, 8, 9, 11 एंड 12, राइट, यू मूव फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टू द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, समझे क्या, IE1 what it decreases. On the other hand, on moving from
this will decrease. On the other hand, moving from second transition series to third transition series, ionization energy 1 increases. समझे क्या? राइट. फिर उसके बाद जो हमने जनरल ऑब्जर्वेशन देखा है, जनरल ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा है कि फॉर ग्रुप 4, यहां से देखो, ग्रुप 4 यहां से, फ्रॉम ग्रुप 4 टू ग्रुप 12, ग्रुप 4 टू ग्रुप 12, जनरल ऑब्जर्वेशन, ग्रुप 4 to group 12, you move from second transition series to third transition series, you will find for all the members group 4 से group 12 देख सकते हो, move from second transition series to the third transition series, for all the members you will find that the ionization energy 1 is increasing. Ionization energy 1 is what? It is increasing. देख सकते हो, for all the members ionization energy 1 is इंक्रीजिंग. तो इसी के बेसिस मैंने क्या लिखा, मैंने डी पॉइंट बना के लिखा कि ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक अगर हम गए, जनरल ऑब्जर्वेशन, ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक अगर हम लोग गए तो क्या होगा, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हम जा रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 इट इंक्रीजेस. ठीक है, तो इसका रीजन क्या दिया गया, इसका रीजन दिया गया है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. क्या एक्सप्लेन किया है हमने, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि फॉर ईच ग्रुप, अगर हम ग्रुप 4 से ग्रुप 12 जाएंगे, ग्रुप 4 से ग्रुप 12 अगर हम गए तो हर एक ग्रुप के लिए ऑन मूविंग फ्रॉम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज टू द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, पहला क्या, साइज रिमेन सेम बट जेड का जो वैल्यू है इट इंक्रीजेस बाय 32, मतलब ट्रेमेंडस राइज इन जेड. तो देखो जरा, लेट अस सी क्या हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है आसानी से कि देखो, हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमने ऑलरेडी साइज का फैक्टर पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि जर्कोनियम एंड हैफ्नियम साइज सेम है. बट अगर हम इनके एटॉमिक नंबर्स की बात करें, जैसे हम जानते हैं कि ईट्रियम क्या होता है, वी ऑल नो दैट ईट्रियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमें सभी सीरीज के स्टार्टिंग एंड एंडिंग एटॉमिक नंबर्स पता है, तो हम सबके एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट लिख ही सकते हैं यहाँ पे. तो ईट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ईट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 है, ये कितना है 40. समझे क्या? राइट. फिर नियोबियम कितना हो गया, नियोबियम कितना हो गया 41, 42, राइट, 43, 44, 45, 46, 47, 48. समझे क्या? एंड देन यहां पे क्या, लैंथनम में कितना 57, उसके बाद क्या होता है 72, फिर आता है क्या 72, ये कितना हो गया 73, ये कितना हो गया 74, ये कितना हो गया 75, ये हो गया 76, देन दिस बिकम्स 77, 78, 79 एंड 80. जस्ट ऑब्जर्व कितने वैल्यू से एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है. देखो ये क्या है, ये 40 और ये 72, साइज सेम है, जर्कोनियम एंड हैफ्नियम का साइज सेम है, मगर एटॉमिक नंबर में 40 से 72, 32 का राइज आया. उसी तरह से नियोबियम एंड टैंटलम साइज सेम है, मगर 41 से 73, 32 का राइज हो गया. मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन साइज सेम है, मगर 42 से 74, 32 का राइज आया. टेक्नीशियम एंड रेनियम साइज सेम है, मगर 43 से 75 क्या हुआ 32 का राइज आया. रुथेनियम से ऑस्मियम साइज सेम, मगर 44 से 76, 32 का राइज आया. इसी तरह हर मेंबर के लिए रोडियम से इरिडियम साइज सेम, मगर 45 से 77, राइज ऑफ 32. पैलेडियम एंड प्लैटिनम साइज सेम, मगर 46 से 78, राइज ऑफ 32. सिल्वर एंड गोल्ड साइज सेम, मगर 47 से 79, राइज ऑफ 32 एटॉमिक नंबर. कैडमियम एंड मर्करी साइज सेम, मगर 48 से 80, राइज ऑफ जेड कितना बाय 32. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग फोर्थ डी मतलब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से जब हम लोग थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जा रहे हैं, ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक हमें क्या देखने को मिल रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सेम है, मगर Z काफी ज्यादा बढ़ गया है. और अगर Z काफी ज्यादा बढ़ गया है तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा उतना ज्यादा होगा. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये डाउन द ग्रुप वेरिएशन को समझ में आया होगा. राइट. अब इसमें एक पॉइंट और है जो ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट है. वो ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट ये है कि अगर तुम
ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट ये है कि अगर तुम, जैसे हमने यहां पे बात करी, तुम ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 को देखो, जस्ट ऑब्जर्व ग्रुप 4 से ग्रुप 12, जस्ट ऑब्जर्व ग्रुप 4 से ग्रुप 12, जो 5D सीरीज है, मतलब जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, उनका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो अपने ग्रुप में कैसा है, मैक्सिमम है। जैसे ग्रुप 4 देखो, ग्रुप 4 में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसका दिख रहा है, ग्रुप 4 में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, तुम सारे वैल्यूज मैंने लिखे यहाँ पे, टिटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी 760। ग्रुप 5 में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी 650, 664, 760। ग्रुप 6 में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी देख सकते हो 770। ग्रुप 7 में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी देख सकते हो, देखो 717, 703, 759, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी 759। ग्रुप 8 में देखो 762, 711, 840, अगेन मैक्सिमम कितना 840। ग्रुप 9 देखो 758, 720, 900, मैक्सिमम कितना 900। ग्रुप 10 में देखो 737, 804, 870, मैक्सिमम कितना 870। ग्रुप 11 देखो 745, 731, 889, मैक्सिमम कितना 889। ग्रुप 12 देखो 7906, 876 एंड 1007, तो मैक्सिमम कितना 1007। तो यहां सबको एक और जनरल ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है, वो जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि, जनरल ऑब्जर्वेशन ये है इसका ई पॉइंट, ग्रुप 4 से ग्रुप 12 थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज एलिमेंट्स have maximum IE1 in their respective groups. In their respective groups. ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D सीरीज के एलिमेंट्स का जो आयनाइजेशन एनर्जी वन है वो कैसा है, मैक्सिमम है अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा स्प्लिट कर देते हैं, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 10, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हमने पढ़ा है कि ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10 में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वी हैव फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, देन वी हैव सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड देन वी हैव थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। This is the order on moving down the group. For group 4, 5, 6 and 10, the ionization energy will increase. On the other hand, for group 7, group 8, group 9, ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12, तो ऑर्डर क्या है, हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और उसके बाद मैंने यहां पे वैल्यूज के हिसाब से दिखाया कि अपने पर्टिकुलर ग्रुप में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी वन किसका है, 5D सीरीज का, मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है। तो यहां पे वेरिएशन कैसा हो गया, मैक्सिमम क्या है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब 5D सीरीज, सेकेंड मैक्सिमम क्या होगा, 3D सीरीज मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एंड मिनिमम क्या होगा, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या, 4D सीरीज का मिनिमम, देन क्या हो गया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या, 3D सीरीज, एंड देन मैक्सिमम क्या, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या, 5D सीरीज। दिस इज द जनरल वेरिएशन, समझे क्या, राइट। मतलब ये लास्ट वाला जो मैंने पॉइंट बताया, ये इसमें ये थोड़ा नया ऑब्जर्वेशन था, बाकी ये वाले जो तो पॉइंट है ये तो रिडंडेंट पॉइंट्स है, दे आर सेम एज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, समझे क्या। बस इसमें ये चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी ना ग्रुप इसका है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ही है, समझे क्या, फॉर ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक। ग्रुप 3 एकदम अलग चल रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी वन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि पूरे डी ब्लॉक में मिनिमम I1 किसका और मैक्सिमम I1 किसका है। पूरे डी ब्लॉक में मिनिमम I1 देखो जरा, 3D ग्रुप 3 में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वन डिक्रीज हो रहा है, तो मिनिमम I1 किसका मिला है हमें, लैंथनम का मिला है।
और मैक्सिमम I1 किसका मिला हमें? मैक्सिमम I1 हमें मिला है मर्करी का, चेक कर सकते हो वैल्यूज के हिसाब से। पूरे डी ब्लॉक में इन द एंटायर डी ब्लॉक, सो इन द एंटायर डी ब्लॉक मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी 1 किसका है? लैंथनम का है। दिस बिलोंग्स टू 6 पीरियड एंड ग्रुप 3, समझे क्या? और किसका है? 5D सीरीज का है। और मैक्सिमम I1 किसका है? ये किसका है? मर्करी का है, विच अगेन बिलोंग्स टू 6 पीरियड, बट इट इज व्हाट? ग्रुप 12, समझे क्या? इट इज ग्रुप नंबर 12, राइट? And they both belong to what? Third transition series, yeah, 5D series. They belong to third transition series या 5D series, ठीक है? तो ये सारे डिस्कशन थे वैल्यू बेस्ड अपॉन द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, कल जो चीज हमने देखी थी, कल पिछले लेक्चर में आयनाइजेशन एनर्जी 1 को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने एक पॉइंट बोला था, जो इस किताब में पॉइंट लिखा था। इस किताब में पॉइंट क्या लिखा था? इस किताब में पॉइंट ये लिखा था, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ग्रुप वाइज एलिमेंट्स याद होने चाहिए। मैंने तरीका बता दिया ग्रुप वाइज एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं, ठीक है? तो ग्रुप वाइज मैंने जो पढ़ाया तो उससे क्वेश्चंस निकलते हैं तभी पढ़ाया है, मजाक में नहीं पढ़ाया, ठीक है? तो हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था कि क्योंकि डी ब्लॉक के मेंबर्स कैसे होते हैं, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पी ब्लॉक। दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर ionization energies are higher than S block and lesser than P block. और lesser than P block को मैंने एक्सेप्शन बोल दिया था कि ग्रुप 12 का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 से हायर होता है। और इन जनरल मैंने क्या लिखा था कि डी ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन एस ब्लॉक बट लेस देन पी ब्लॉक, ठीक है? तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं जरा एक बार। मतलब जो एक्सेप्शन लिखा है हमने, एक्सेप्शन हमने क्या लिखा है? क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शन हमने क्या लिखा है? एक्सेप्शन लिखा है कि ग्रुप 12 का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 के मेंबर से ज्यादा होता है। उसका भी मैं रीजन बता देता हूं, देखो जरा। ऑल्दो इन जनरल क्या कहा जा रहा है? इन जनरल किताब में ये लिखा हुआ है, इन जनरल इट इज बीइंग रिटन इन द बुक दैट इन जनरल IE1 of S block, IE1 of D block and IE1 of P block, समझे क्या? इस ऑर्डर में अगर ऐसे गए तो क्या होता है? इन जनरल, ये इन जनरल है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अक्रॉस ए पीरियड है ना, फॉर अ गिवन पीरियड, दिस इज फॉर अ गिवन पीरियड, ठीक है? राइट? तो और हमें पता है कि फॉर अ गिवन पीरियड इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर डिक्रीजेस, ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इंक्रीजेस। और हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। मगर यहां पे एक्सेप्शन है, इसमें जो है एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है इसमें? एक्सेप्शन ये है कि IE1, एक्सेप्शन जो है वो ये है कि IE1 ऑफ ग्रुप 12 इज मोर देन IE1 ऑफ ग्रुप 13। IE1 of group 12 is more than IE1 of group 13, समझे क्या? तो इसका रीजन हम लोग देख लेते हैं, बस ये एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। IE1 of group 13, देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं डी ब्लॉक में, तो इट इज मोर देन IE1 of group 13, ठीक है? तो इसका हम लोग रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन क्या है? एक्सेप्शन जैसा कुछ नहीं होता, हर एक चीज का रीजन होता है। There is nothing like exception, everything has got a reason, ठीक है? तो रीजन ये है, तो अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 12 की, ग्रुप 12 का हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी नो कि ग्रुप 12 में जैसे अगर हम बात करते हैं, यहां पे वी हैव आर्गन 3D सीरीज में 4th पीरियड,
ये क्या है, ये जिंक है, समझे क्या, यहां पे दिस इज जिंक। या फिर ऐसे नहीं करते हैं, हर एक को अलग अलग नहीं लिखते, इन जनरल लिख देते। ये क्या होता है, ये होता है नोबल गैस का कोर, राइट। फिर क्या है, ये N-1 D10 और ये क्या है, NS2 है। ऑन दी अदर हैंड इधर पे क्या है, ग्रुप 13। तो अगर हम बात करें ग्रुप 13 में, तो ग्रुप 13 में क्या होगा, ये होगा नोबल गैस का कोर, फिर होगा N-1 D10, फिर होगा NS2, फिर होगा NP1, ठीक है। तो ग्रुप 12 में अगर फर्स्ट आयनाइजेशन करना है, फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन, अगर फर्स्ट आयनाइजेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम फुली फिल्ड NS2, समझे क्या, जिसको स्टेबल माना जाता है, फुली फिल्ड या हाईली स्टेबल NS2, फुली फिल्ड बोलो या हाईली स्टेबल बोलो NS2। Therefore, this removal is difficult. Therefore, the removal of electron from NS2 is difficult and requires what, more energy, correct, and it requires more energy, right. On the other hand, अगर हम ग्रुप 13 में बात करेंगे तो फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होना है, इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम NP1, समझे क्या, राइट। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम NP1 is easier than NS2. Therefore, comparatively lesser energy is needed. समझे क्या, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि therefore यहां से हम बोल सकते हैं that we can say it clearly कि ionization energy 1 of group 12 is more than ionization energy 1 of group 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो देखो जरा, ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, सारे की पॉइंट्स हैं। तो देखो जरा, अगर हम लोग बात करें ग्रुप 12 और ग्रुप 13 में, वैसे हमें पता है कि अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, मगर देखो वेरिएशन देखो कितना ज्यादा वेरिएशन है। जिंक में इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s2 से, गैलियम में इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4p1 से, तो किसका आयनाइजेशन एनर्जी बन जाता है, 4s2 से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कैसा डिफिकल्ट है, तो जिंक का आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम, समझे क्या, ये देखो ये वाला पॉइंट, राइट। उस तरह कैडमियम में इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे, 5s2 से, जबकि इंडियम में इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे, 5p1 से, तो इसका कितना है 876, ये कितना 558, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम 5s2 इज मच डिफिकल्ट देन इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम 5p1, समझे क्या, राइट। सो जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर वेरिएशन। उसी तरह से मरकरी में इलेक्ट्रॉन निकलना है किससे, मरकरी में इलेक्ट्रॉन निकलना है 6s2 से, जबकि इंडियम में थालियम में इलेक्ट्रॉन किससे निकलना है, 6p1 से, तो 6s2 से इलेक्ट्रॉन निकलना इज मोर डिफिकल्ट देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6p1, सो दिस इज द वेरिएशन, समझे गया। तो इसको हम लोग ऐसा ये अलग से मार्क कर लो, अलग से मार्क कर लो कि
जिंक का आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन इसका नेक्स्ट वाला ग्रुप 13 में हमारे पास क्या आता है, ग्रुप 13 में हमारे पास आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, फोर्थ पीरियड में गैलियम, ठीक है। देन कैडमियम, गैलियम बाद क्या आता है, इंडियम, देन मर्करी इज मोर देन थैलियम. This is atomic number 30, this is 31, this is 48, this is 49, this is 80 and this is 81. समझे क्या? Right. For group 12, this is for group 12 and for group 13. Right. IE1 variation. IE1 वेरिएशन, बात समझे क्या? दिस इज द वेरिएशन ऑफ IE1. राइट. फिर उसके बाद एक और चीज तुमको यहां पे ऑब्जर्व करने को मिलेगी जहां से क्वेश्चन निकाला जा सकता है कि विद इन द सीरीज तुम्हें ऐसा दिखाई देगा कि बाकी सबके आयनाइजेशन एनर्जीज देखो थोड़े आसपास दिखाई देंगे, मगर एक स्पेशल वेरिएशन जो स्पेशल मेंशन करना जरूरी है, पैलेडियम और सिल्वर का. पैलेडियम से सिल्वर गए तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है. पैलेडियम से सिल्वर गए क्योंकि तुम देखो बाकी सब में अगर तुम बाकी पूरा ऑब्जर्व करोगे तो ग्रुप 10 से ग्रुप 11 जा रहे हो. इन जनरल अगर ऑब्जर्व करो ग्रुप 10 से ग्रुप 11, निकल से कॉपर IE1 क्या हल्का सा इंक्रीज, प्लैटिनम से गोल्ड IE1 क्या 870 से 889 हल्का सा इंक्रीज. मगर यहां पे अगर तुम देखोगे पैलेडियम से सिल्वर अगर तुम जा रहे हो तो 804 से 731 क्या हो गया है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 डिक्रीज हो गया है पैलेडियम से सिल्वर जाने पर. तो दिस ऑल्सो रिक्वायर्स अ स्पेशल मेंशन कि पैलेडियम से सिल्वर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 डिक्रीज होता है. समझे क्या? राइट. बाकी अगर तुम देखो ध्यान से, इफ यू जस्ट लुक एट प्रॉपर्ली तुमको 4D सीरीज में मतलब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में तुमको ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं दिखाई देगा. 616, 674, थोड़ा बहुत आसपास 664 से 685, 685 से 703, 703 से 711, 711 से 720, 720 से 804, 804 से 731. यहां पे तो आसपास है, यहां पे वैल्यूज आसपास है, इसका कोई परेशानी नहीं. मगर यहां पे देखो कितना काफी बड़ा वेरिएशन आ गया 804 से 731, मतलब क्या एक ड्रास्टिक डिक्रीज आया है पैलेडियम से सिल्वर जाने पर. समझे क्या? तो जब पैलेडियम से सिल्वर जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 डिक्रीज होता है. उसका रीजन क्या है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि IE1 फॉर 4D सीरीज फॉर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और 4D सीरीज, फॉर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और 4D सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज में एक और एक्सेप्शन हमारे पास बैठा हुआ है. वो क्या एक्सेप्शन है? वो एक्सेप्शन ये है कि IE1 of palladium is much more than IE1 of silver. क्यों? क्योंकि पैलेडियम का इलेक्ट्रॉन, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रिप्टन 4D10 5s0 एंड ये कितना है, सिल्वर है कितना, क्रिप्टन 4D10 5s1. पैलेडियम इज एटॉमिक नंबर कितना, दिस इज 46 एंड दिस इज एटॉमिक नंबर कितना, 47. तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम 5s इज इजी. इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम 5s इज इजी. एंड यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम 4D इज डिफिकल्ट क्योंकि फुली फिल्ड है. 4D10 5s1 4D10 इज डिफिकल्ट. समझे क्या? मुश्किल है. इस वजह से पैलेडियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सिल्वर के आयनाइजेशन एनर्जीज क्या है, ज्यादा है. गेटिंग? सो आयनाइजेशन एनर्जी हैज गॉट टू मेनी पॉइंट्स. प्लीज स्टडी दिस टॉपिक वेरी प्रॉपर्ली. आयनाइजेशन एनर्जी का केस, ठीक है. उसके बाद सेकेंड लास्ट पॉइंट, जैसे शायद मैंने कल बता दिया था, किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में, फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज मैक्सिमम IE1
इज, चाहे तुम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ले लो, चाहे तुम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ले लो, चाहे तुम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ले लो, फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज IE1 इज मैक्सिमम फॉर ग्रुप 12. समझे क्या? राइट. तो ये ऑल्दो मैंने 3D सीरीज का कल IE1 का वेरिएशन लिखवाया था, मगर ये इन जनरल है फॉर एनी ट्रांजिशन सीरीज IE1 इज मैक्सिमम फॉर, IE1 जो है इज मैक्सिमम फॉर ग्रुप 12. कोई सा भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज ले लो, IE1 किसके लिए मैक्सिमम होगा? ग्रुप 12 के लिए मैक्सिमम होगा. ठीक है. और फिर जैसा यहां पे मैंने पॉइंट लिखा कि डी ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी 1 अपने एस ब्लॉक से ज्यादा होता है, तो वो भी मैंने इलस्ट्रेट कर दिया है, देख सकते हो. ये ग्रुप 3 है, ये हमारे पास क्या है? दिस इज ग्रुप 3 एंड दिस इज ग्रुप 2. तो स्कैंडियम 4th पीरियड में, कैल्शियम स्कैंडियम कह रही है ना 20 एंड दिस इज 21 एटॉमिक नंबर. स्कैंडियम इज एटॉमिक नंबर 21 ना, कह रही ना, तो उसके हिसाब से दिस इज एटॉमिक नंबर 21. देन दिस इज 39, तो स्ट्रॉन्शियम इज 38. दिस इज 57, तो बेरियम इज 56. जस्ट एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2. जस्ट लुक एट द आयनाइजेशन एनर्जी. 590 631, 549 616, 503 541. समझे क्या? तो डी ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी जो है किससे ज्यादा है? अपने पीरियड के एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा है. ठीक है. राइट. तो ये सारी चीजें मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया. अब फटाफट से देखते हैं इसमें क्या लिखा है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में. अच्छा, एक पॉइंट बचा है. कल एक मैं जो पढ़ा रहा था, मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज मुझे बतानी है, एनसीईआरटी से एक चीज मैच करानी है. तो ये सब मैंने पढ़ दिया था, अभी फटाफट हम लोग इसका रीडिंग कर लेते हैं. तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना. आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. ठीक है. तो क्या बताया जा रहा है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शनली हायर देन दोज ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट्स. मैंने कल ये पढ़ा दिया. क्रोमियम का आयनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज से ज्यादा होता है, मैंगनीज के साथ साथ आयरन से भी ज्यादा होता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. एंड कॉपर का जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है जिंक से ज्यादा होता है, निकल से तो ज्यादा होने ही वाला है. मैंने कल ऑर्डर लिखवाया है. ठीक है. इसका रीजन देख लो, मैंने कल रीजन भी बताया था. मैंने ऑर्डर जो लिखवाया उसको याद कर लेना. ठीक है. तो दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम प्लस इज 3d5 एंड कॉपर प्लस इज 3d10. सो इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव फ्रॉम वेरी स्टेबल कॉन्फिगरेशन, मैंने कल ही बताया था. सिमिलरली द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज इज वेरी हाई, हमने पढ़ लिया कल. दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टेबल Mn plus 2 3d5, दैट इज हाफ फिल्ड 3d सबशेल. समझेगा? और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का भी मैंने ऑर्डर जो है कल पूरा लिखवा दिया है. राइट. फिर इन द वर्टिकल कॉलम यहाँ पे बहुत कम डिस्कशन किया गया, मगर मैंने डाउन द ग्रुप डिस्कशन पूरा कंप्लीट किया है. तो जो मैंने डिस्कशन किया उसके हिसाब से पढ़ना. तो पढ़ देते हैं एक बार कि इन द वर्टिकल ग्रुप्स द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू सेकंड मेंबर इन मोस्ट ऑफ द केसेस. इन मोस्ट ऑफ द केसेस. और हमने स्पेसिफिक केसेस देखे ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10. फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर जाओगे तो भी इंक्रीज हो रहा है. However, third member has higher value than the second member. मतलब third transition series has got higher value than the second transition series in a particular group. ठीक है. तो इसका रीजन बता रहे हैं कि this is because of lanthanide contraction. That is, atomic radii of the elements of the same group of the second and the third transition series are same, but atomic numbers differ by 32. Thus, the outer electrons are held very firmly and ionization energy values are very high. On account of this, the 5D members are noble or inert under ordinary condition, that is platinum, gold and मर्करी आर नोबल मेटल्स. हमने अभी मैंने बताया ना कि पर्टिकुलर ग्रुप में जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, मतलब जो 5D सीरीज है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी कैसा है? सबसे ज्यादा है. मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है. इसका मतलब उनके जो मेटल्स हैं वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे. इसी वजह से बताया जा रहा है कि प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी आर जनरली व्हाट? नोबल मेटल्स. समझेगा? राइट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये जनरली पूछते हैं कि निकल और प्लैटिनम आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो निकल और प्लैटिनम के बारे में पूछते हैं. तो देखो जरा, तो इंपॉर्टेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स in different oxidation states can be predicted on the values of the ionization energy. ठीक है. Smaller the magnitude of the ionization energy of the metal, stable is the compound. Obviously, smaller the magnitude of ionization energy of the metal, stable is the compound in the particular oxidation state. क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से अचीव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, निकल 2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लैटिनम 2 कंपाउंड्स, while platinum 4 compounds are more stable than nickel 4 compounds. देखो ध्यान से, nickel 2 compounds are more stable than platinum 2, while
nickel 2 more stable than platinum 2 while platinum 4 are more stable than nickel 2 compounds. देखो जरा यहां पे देखो, अगर तुम देखो ध्यान से, ये निकल है और ये प्लैटिनम है, क्योंकि निकल का जो पहला और दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी का जो समेशन है वो कितना है 2.49, और प्लैटिनम का पहला दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी का समेशन कितना है 2.66, क्योंकि IE1 प्लस IE2, बिकॉज IE1 प्लस IE2 इज लेस फॉर निकल, IE1 प्लस IE2 इज लेस फॉर निकल, इसका मतलब निकल प्लस 2 Ni plus 2 is more stable than platinum plus 2. क्यों ऐसा रीजन? क्योंकि IE1 plus IE2 for nickel is less than IE1 plus IE2 for platinum. मतलब निकल से निकल प्लस 2 में आने में टोटल एनर्जी जो लगेगा वो इतना है, एंड प्लैटिनम से प्लैटिनम प्लस 2 में आने में टोटल एनर्जी लगेगा वो इतना है, मतलब निकल से निकल प्लस 2 आने में कम एनर्जी लगेगा, प्लैटिनम से प्लैटिनम प्लस 2 आने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब निकल प्लस 2 आसानी से बन सकता है, प्लैटिनम प्लस 2 उतनी आसानी से नहीं बन सकता है। इस वजह से क्या कहा गया है कि निकल प्लस 2 इज मोर स्टेबल देन प्लैटिनम प्लस 2, स्टेबिलिटी, ये बात कही जा रही है। बात समझे क्या? उसी तरह से क्या कहा जा रहा है कि प्लैटिनम 4 कंपाउंड्स, सिमिलरली कहा जा रहा है कि प्लैटिनम 4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकल 4 कंपाउंड्स। अब देखो जरा, निकल को निकल प्लस 4 में लेके जाना है तो टोटल एनर्जी कितना लगेगा IE1 प्लस IE2 प्लस I3 प्लस I4, कितना लगेगा 11.29। प्लैटिनम को प्लैटिनम प्लस 4 में लेके जाना है तो 4 बार आयनाइजेशन करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी कितना लगेगा 9.36, गेटिंग ना? तो अगर यहां पे क्या कह रहे हैं कि निकल को निकल प्लस 4 में लेके जाना है तो टोटल एनर्जी कितना लगेगा? टोटल एनर्जी जो लगेगा वो है IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4, समझे क्या? एंड प्लैटिनम को अगर प्लैटिनम प्लस 4 में लेकर जाना है तो टोटल एनर्जी कितना लगेगा? यही इतना ही लगेगा, मगर निकल के लिए ये एनर्जी कैसा है? लार्जर एनर्जी है, प्लैटिनम के लिए एनर्जी कैसा है? स्मॉलर एनर्जी है, मतलब निकल से निकल प्लस 4 बनाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, प्लैटिनम से प्लैटिनम प्लस 4 बनाने में कम एनर्जी लगेगा, मतलब प्लैटिनम प्लस 4 आसानी से बन जाएगा, निकल प्लस 4 आसानी से नहीं बनेगा। इस वजह से प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लैटिनम प्लस 4 इज मोर स्टेबल देन निकल प्लस 4। दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट? दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बात समझे क्या? राइट, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वही कहा जा रहा है कि सिंस द सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जीज इज लेस फॉर निकल देन फॉर प्लैटिनम, देयरफॉर निकल प्लस 2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लैटिनम प्लस 2 कंपाउंड्स, पहला। ऑन द अदर हैंड प्लैटिनम प्लस 4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकल प्लस 4 बिकॉज द सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जीज लेस देन फॉर प्लैटिनम देन फॉर निकल। इसी वजह से K2PtCl6 having platinum plus 4 is well known stable compound of platinum whereas corresponding compound of nickel does not exist, मतलब K2NiCl6 does not exist। जैसे K2PtCl6 से होता है ना जिसमें प्लैटिनम प्लस 4 है, उसी तरह से K2NiCl6 नहीं होता है क्योंकि निकल प्लस 4 बनाना आसान बात नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ने से पहले बिफोर वी मूव अहेड, हमने कल जो पढ़ा था उसमें, कल जो मैंने मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन बताया था उसमें कुछ लोग कुछ डाउट्स पूछ रहे थे कल का लेक्चर पढ़ने के बाद, तो मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला डाउट उसमें लोगों को जो आया था वो ये था कि सर आपने कहा है कि क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रोमियम का वो कैसा है? वो सबसे ज्यादा है, आपने ऐसा लिखा है। और वेनाडियम का मेल्टिंग पॉइंट कॉम्पेरेटिवली कम है, मतलब आपने ऐसा वेरिएशन बताया कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 6 तक जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ऐसा। और मैंगनीज को हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था, निकल के बाद एडजस्ट किया था, ठीक है। मगर अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पढ़ें, अगर यहाँ पे वैल्यूज को पढ़े मेल्टिंग पॉइंट की,
तो मेल्टिंग पॉइंट के वैल्यूज के हिसाब से हमें देखो क्या मिला कि वनाडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 2163 और क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 2130। तो ये कैसे, आपने ये बताया वैल्यू ये दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें ये बता देता हूं कि ये जो मैं डेटा यूज कर रहा हूं ओपी टंडन की पुरानी किताब है। अगर हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, एनसीईआरटी के डेटा में चलते हैं, वो अपडेटेड है, मतलब मेरे पास जो बुक पड़ी थी मैंने उस बुक से स्कैन कर दिया है। हम लोग थोड़ा अपडेटेड डेटा देखते हैं, तो अपडेटेड डेटा में हमें क्या दिखाई देगा, हम क्लियरली देख सकते हैं इन द अपडेटेड डेटा दैट जस्ट लुक एट द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट सी। तो मैंने जो यूज किया मैंने एनसीईआरटी पे यूज किया, क्योंकि एनसीईआरटी कैसा है, अपडेटेड है। ओपी टंडन का बुक जो मैं यूज कर रहा हूं वो पुराना बुक है, तो हो सकता है चेंजेस हुए हो, तो इसके बेसिस से मैंने कल आंसर बताया था, देख सकते हो। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एटॉमिक नंबर, सो टिटानियम, वनाडियम, क्रोमियम, एंड देन वी हैव आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और फिर मैंगनीज आया है, फिर कॉपर है, और फिर जिंक है, समझे क्या। तो इसके बेसिस मैंने बताया कि क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वनाडियम से कैसा है, ज्यादा है। मतलब स्टार्टिंग से लेकर ग्रुप 6 तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट घटना स्टार्ट होगा, और ग्रुप 7 के मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे हैं, बहुत ही कम है। अच्छा, उसके बाद एक करेक्शन और है, कल शायद मैंने ग्रुप 11 का मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि कल मैं यही ओपी टंडन को रेफर कर रहा था, तो क्योंकि ओपी टंडन में ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैंने ग्रुप 11 का मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन क्या बता दिया था, मैंने ग्रुप 11 का मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन बता दिया था ये वाला, कि कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि वो ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा था, इस वजह से मैंने ऐसा हो सकता बता दिया, मगर ये देखो एनसीईआरटी में जो ग्राफ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, तो एनसीईआरटी के ग्राफ के हिसाब से ग्रुप 11 का मेल्टिंग पॉइंट का जो वेरिएशन क्या है वो क्या है, सबसे ज्यादा देखो क्या है, रेड से कॉपर है, फिर ब्लू से क्या है, ग्रीन से क्या है, गोल्ड है, फिर ब्लू से क्या है, सिल्वर है, गेटिंग ना। तो ग्रुप 11 में मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन सही कर लो, कल जो एरर हुआ था मुझसे, ग्रुप 11 में मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन क्या है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज फॉर कॉपर, देन इट इज फॉर गोल्ड एंड देन इट इज फॉर सिल्वर। ग्रुप 11 में ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, melting point decreases. So just make this correction, just make this particular correction, ठीक है ना, राइट। अपने अपने नोट्स में ये करेक्शन कर लो, और मैंने जो है कल जहां पे ये वैल्यू बताया था वहां पे भी मैं करेक्शन करवा देता हूं, वो हो जाता है, क्योंकि हमने तुमने देखा होगा कि वो जो मैं कल ग्राफ यूज करा था वो क्लियर नहीं था, उसमें बहुत चीजें क्लोज थी, तो वो क्लियरली दिख नहीं रहा था, तो मैंने अंदाजे से बोल दिया था कि हो सकता है यही हो, बट एनसीईआरटी में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये तो डेंसिटी का है, यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन, ये वाला ग्राफ था, कुछ क्लियर नहीं था कि गोल्ड, कॉपर और सिल्वर में किस तरह का वेरिएशन है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था ग्रुप 11 का, एनीवेज तुमने सही कर लिया ना नोट्स में, तुम सही कर लो इसको, और ग्रुप 11 का वेरिएशन मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट में वी हैव, मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन वी हैव कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ग्रुप 12 रिमेन सेम, ग्रुप 12 जो है रिमेन सेम, डाउन द ग्रुप जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा ग्रुप 12 में, ठीक है। ग्रुप 12 में देयर इज नो चेंजेस, ठीक है। चलो अब एक बार हम लोग इससे एक चीज देख लेते हैं, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी का, ये वाला पोर्शन डेंसिटी वाला जो करेक्शन था वो मैंने बता दिया, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें, एक आध चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वाला पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। जैसे हमने यहाँ पे देखा था मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन देखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद मैं कल भूल गया था लिखवाना, मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन देखा था। हम लोग किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो जैसे हमने बताया था डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डाउन, मैंने कल बताई थी ये बात कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम ग्रुप 4 से ग्रुप 10 तक। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप 4 से ग्रुप 10, ग्रुप 4 टू ग्रुप 10, अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप हमें क्या दिख रहा है, मेल्टिंग पॉइंट राइजेस, ये पॉइंट मैंने कल बताया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन सभी ग्रुप्स के लिए डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब मेटालिक बॉन्डिंग एंड
covalent bonding becomes strong on moving down ग्रुप 4 टू ग्रुप 10, इसका ये मतलब है, ठीक है। और फिर उसी तरह से यहां पे देख लो कि जो एटमाइजेशन का था कि अनदर जनरलाइजेशन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फिगर 8.2, ये है हमें हीट ऑफ एटमाइजेशन का दिया गया है, हीट ऑफ एटमाइजेशन का दिया गया है ट्रेंड। तुम देख सकते हो ग्रीन से क्या है 3D सीरीज है, ब्लू से क्या है 4D सीरीज है, रेड से क्या है 5D सीरीज है। तो हमें क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो ट्रेंड है हीट ऑफ एटमाइजेशन या मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या हो रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तुम्हें दिख रहा है ना, राइट। देख सकते हो 3D सीरीज से 4D सीरीज ग्राफ ऊपर हो गया, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, हीट ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज हो गया। उसी तरह 4D सीरीज से 5D सीरीज गया तो ग्राफ ऊपर हो गया, मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज हो गया। सो अनदर जनरलाइजेशन that may be drawn from figure 8.2 is that metals of second and third transition series have greater enthalpies of atomization than corresponding elements of first transition series. This is an important factor accounting for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in the compounds of heavy transition metals. मतलब क्या, वही कि heavy transition metal 4D series and 5D series have got much stronger metal-metal bonding, मतलब covalent bonding and metallic bonding than 3D series, ठीक है ना। वही चीज है यहाँ पे, ये वाला ग्राफ से तुम्हें दिख रहा है और मेल्टिंग पॉइंट वाले ग्राफ से भी तुम देख सकते हो वो चीज क्लियरली एकदम, राइट। फिर उसके बाद ये देख लो जरा, यहां पे देख लो एक बार कि वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। तो ये सिंपल सा आंसर जो हमने पढ़ लिया अभी कि बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन या मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। सो हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन या मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक interaction and hence stronger bonding between atoms resulting in higher enthalpies of atomization, ठीक है। फिर उसके बाद एटमाइजेशन के एनर्जीज देख लो जरा। एटमाइजेशन एनर्जीज तुम्हें सब नहीं पढ़ने, बस कुछ इंपॉर्टेंट एटमाइजेशन एनर्जी पे ध्यान देना है, जैसे मैंगनीज का और जिंक का। पूरे 3D सीरीज में मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज फॉर व्हाट, फॉर जिंक, देन इट इज फॉर व्हाट, देन इट इज फॉर मैंगनीज, समझेगा। सो यहां से देख सकते हो कि फॉर 3D सीरीज, बस 3D सीरीज के लिए, फॉर 3D सीरीज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज मिनिमम फॉर जिंक। क्यों? बिकॉज नो मेटालिक बॉन्डिंग, बिकॉज नो कोवलेंट बॉन्डिंग। हमने पढ़ा था ना जिंक ग्रुप 12 वालों का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है बिकॉज ऑफ नो कोवलेंट बॉन्डिंग क्योंकि इसके पास कैसा है 3D10 पूरा भरा हुआ है, समझे क्या। एंड एटमाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज इज सेकेंड मिनिमम। तुम देख सकते हो एटमाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज देख सकते हो। मैंगनीज का जो एटमाइजेशन एनर्जी है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है मैंगनीज का, वो कैसा सेकेंड मिनिमम है। जिंक का सबसे कम, फिर मैंगनीज का सेकेंड मिनिमम। और ये हमने कल रीजन पढ़ा था कि बिकॉज दिस इज सेकेंड मिनिमम, समझे क्या। तो इसका रीजन हमने कल पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ 3D5 हाईली स्टेबल, तो 3D5 4s2 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग, जैसा कल बताया था, फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग, समझे क्या। एंड 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल फॉर मेटालिक बॉन्डिंग, लेस अवेलेबल फॉर मेटालिक बॉन्डिंग। बस हीट ऑफ एटमाइजेशन में तुम्हें बस यही दो पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखने हैं कि हीट ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज मिनिमम फॉर जिंक इन 3D सीरीज एंड सेकंड मिनिमम फॉर व्हाट, मैंगनीज। क्योंकि ऐसा इंटेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि इन द सीरीज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज लोवेस्ट फॉर जिंक। वाई? तो वाई का रीजन मैंने वो बता दिया, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू the next discussion of the next physical property that is electrode potential values,
अगले प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ विल डिस्कस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहां पे बात हो रही है किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है, जैसा हमने एस ब्लॉक में पढ़ा है, हमें पता है मेटल्स जो एक्वस सॉल्यूशन में, अगर हमें मेटल का रिएक्टिविटी चेक करना है तो एक्वस सॉल्यूशन मेटल का रिएक्टिविटी कैसे चेक होगा, एक्वस सॉल्यूशन मेटल का रिएक्टिविटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए, मेटल्स रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक्वस सॉल्यूशन मेटल का रिएक्टिविटी चेक करने के लिए क्या देखना है, हमें देखना है ई नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं कि इन अ सॉल्यूशन stability of the compounds and reactivity depends upon electrode potential. Electrode potential value depend upon enthalpy of sublimation, ionization enthalpy and hydration. याद करो, मैंने बताया था कि किसी भी मेटल को अगर रिएक्ट करना है, m solid से m plus n aqueous plus n electron, समझे क्या? तो इसका डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑक्सीडेशन, समझेगा। तो डेल्टा जी डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो पूरा का पूरा डेल्टा एच एंड पूरा का पूरा एंट्रोपी चेंज इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डेल्टा जी। एंड बिकॉज डेल्टा जी इज रिलेटेड टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, मतलब एंटायर एंथैल्पी चेंज एंड एंटायर डेल्टा एच डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ई नॉट ऑक्सीडेशन। एंड दिस डेल्टा एच हैज गॉट मेनी पार्ट्स, जैसा मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इस ब्लॉक में। तो डेल्टा एच के कितने पार्ट्स होते हैं, डेल्टा एच के पार्ट्स होते हैं सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। तो मैंने बताया था कि ये ओवरऑल चेंज है, ये डेल्टा एच टोटल है, 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है सब्लिमेशन, मेटल सॉलिड को मेटल गैस में कन्वर्ट करो। सब्लिमेशन एनर्जी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब यहां पे, समझे क्या, इधर पे एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। फिर गैस आ गया, उसको आयन में कन्वर्ट कर दो, आयनाइजेशन, एनर्जी फिर से यहां पे एब्जॉर्ब होगा। एंड देन जो गैस आयन आया उसको पानी में हाइड्रेट कर दो, यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी होगा, एनर्जी इवॉल्व होगा, मतलब नेगेटिव होगा। और ये टोटल चेंज है। और मैंने क्या बताया था, जो टोटल चेंज है दिस टोटल एंथैल्पी चेंज शुड बी कम से कम पॉजिटिव या ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव। टोटल एनर्जी चेंज शुड बी कम से कम पॉजिटिव या ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव। मैंने बताई थी ये बात एस ब्लॉक में, शुड बी लीस्ट पॉजिटिव और मोर नेगेटिव फॉर डेल्टा जी टू बी मैक्सिमम नेगेटिव। तभी जाकर के ये वाला जो रिएक्शन होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। So delta H total is a total energy change when metal is brought into aqueous medium in the form of cation. Now, smaller the value of total energy change, मतलब कि smaller the positive value of total energy change for a particular oxidation state in the aqueous solution, greater will be the stability of that oxidation state. बताया मैंने कि ये जो वैल्यू है एंथैल्पी चेंज, दिस शुड बी लीस्ट पॉजिटिव, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, दिस शुड बी लीस्ट पॉजिटिव और मोर नेगेटिव। तभी डेल्टा जी कैसा होगा, मैक्सिमम नेगेटिव होगा, और तभी ये वाला पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। तो वही चीज बता रहे हैं कि स्मॉलर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द एक्वस सॉल्यूशन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, इससे भी क्वेश्चन आता है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा बताया इज अ मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो दिस ई नॉट ऑक्सीडेशन इंक्लूड्स व्हाट, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, समझे क्या। Hence, quantitatively, the stability of the transition metal ions in different oxidation state in the solution can be determined on the basis of the electrode potential data. वही मैंने बताया, अगर हमें रिएक्टिविटी को चेक करना है एक्वस सॉल्यूशन में, तो सीधी बात क्या, सीधे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज पे जाओ अगर हम मेटल्स की बात करें। सो क्वांटिटेटिवली स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, समझे क्या, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी ना।
राइट। तो अगर हमें इसको स्टडी करना है तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, किसके लिए? ई नॉट वैल्यूज को देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब यहां पे मैं कुछ चीजें बता देता हूं। तो देखो, तो ये वाला जो बोल्ड में पॉइंट लिखा है इसको मैं इंटरप्रेट कर देता हूं। यहां पे क्या कह रहे हैं? Therefore, a metal is more reactive in an aqueous solution if it has पहला greater positive E naught oxidation या दूसरा मोर नेगेटिव ई नॉट रिडक्शन। मतलब ई नॉट ऑक्सीडेशन ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो या ई नॉट रिडक्शन हाईली नेगेटिव हो। ई नॉट ऑक्सीडेशन शुड बी हाईली पॉजिटिव। अभी ई नॉट ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, ई नॉट रिडक्शन क्या होगा? उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। समझेगा? तो वही चीज यहां पे बता रहे हैं। यहां पे जो बोल्ड में लिखा है, यहां पे बात करें किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल की। यहां पे दे आर टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो क्या करें? लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। यहां पे बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की। लोअर द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट मीन्स मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, means more positive the standard oxidation potential. Standard reduction potential जितना ज्यादा नेगेटिव, मतलब standard oxidation potential उतना ज्यादा पॉजिटिव। More stable is the oxidation state of the transition metal in the aqueous medium and more is the reactivity of the metal. तो यहां पे standard reduction potential values दिए गए, समझे क्या? standard reduction potential values have been given. तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं? reduction potential values दिए गए, इसको हम लोग लिख लेते हैं oxidation potential के फॉर्म में, समझे क्या? तो हमें दिया गया है स्कैंडियम से स्कैंडियम +2 इलेक्ट्रॉन, टिटानियम से टिटानियम +2 इलेक्ट्रॉन, वनाडियम से वनाडियम +2 इलेक्ट्रॉन पहले, फिर क्रोमियम से क्रोमियम +2 इलेक्ट्रॉन, देन मैंगनीज से मैंगनीज +2 इलेक्ट्रॉन, राइट। आयन से आयन +2 इलेक्ट्रॉन, समझे? आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है। तो यहां से कोबाल्ट +2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया? निकल +2 इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर ये हो गया कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन एंड ये हो गया जेरन +2 इलेक्ट्रॉन, समझे क्या? तो यहां पे हमें जो वैल्यूज दिए गए हैं, यहां पे वैल्यूज दिए गए कौन से? यहां पे वैल्यूज दिए गए रिडक्शन पोटेंशियल, तुमने देख रहा होगा ई नॉट M+2 से M, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया गया है। मगर हमें पता है जब भी हम लोग मेटल्स का स्टेबिलिटी पढ़ते हैं या रिएक्टिविटी पढ़ते हैं, हम लोग क्या चेक करते हैं? हम लोग हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू चेक करते हैं। तो किताब में रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या? ई नॉट ऑक्सीडेशन। ई नॉट ऑक्सीडेशन मतलब M से M+2, मैं यहां पे ई नॉट ऑक्सीडेशन को लिख देता हूं, M से M+2 को मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो फटाफट से अगर हम लोग वैल्यूज को देखते जाएं, तो स्कैंडियम के वैल्यू कितना है, टिटानियम के कितना है? 1.63 हो जाएगा, समझेगा? स्कैंडियम का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ये कितना है? 1.63 वोल्ट। फटाफट से देखते हैं, ये हो गया +1.63 वोल्ट, समझे क्या? फिर वैनाडियम कितना हो गया? +1.18 वोल्ट। वैनाडियम हो गया कितना? दिस इज +1.63 वोल्ट। ये कितना हो गया? +1.18 वोल्ट। फिर क्रोमियम देखो ध्यान से, क्रोमियम कितना दिया गया? क्रोमियम दिया गया है, क्रोमियम इज गिवन एज +0.91 वोल्ट। क्रोमियम है कितना? +0.91 वोल्ट, समझे क्या? मैंगनीज कितना है? +1.18 वोल्ट। ये कितना हो गया? +1.18 वोल्ट, समझे क्या? फिर उसके बाद आयन कितना हो गया? +0.44 +0.28, फिर +0.25, तो ये हो गया कितना? +0.25
44 प्लस 0.28, फिर ये हो गया प्लस 0.25 वोल्ट। कॉपर कितना है माइनस 0.36 वोल्ट और जिंक कितना है प्लस 0.76 वोल्ट। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज। अब इसके ऊपर हमारा कुछ डिस्कशन बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज है। अब हमें पहले ये देखना है कि इन सब में से मैक्सिमम M से M+2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है। वैल्यूज को अगर हम ऑब्जर्व करें, चलो पहले इसमें क्या लिखा है पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, राइट। तो ये वैल्यूज हमारे लिखे हैं, राइट। तो पहली चीज जो हमें दिखाई दे रहा है, कि फर्स्ट पॉइंट वाइज चलते हैं हम लोग। इट इज एविडेंट दैट देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन E0 M+2 सेम वैल्यूज। This is because of the irregular variation of ionization energy, sublimation energies of atoms of the members of transition series। हमें दिख रहा है कि ये जो हमने किताब में जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लिखे हैं और मैंने जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज लिख दिए, इनमें जो है हमें कोई तरीके का ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। वी कैन नॉट फाइंड एनी रेगुलर ट्रेंड। 1.63 से 1.18 डिक्रीज, 0.91 डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर क्या हो गया माइनस 0.34 होता है कॉपर, माइनस 0.34 डिक्रीज एंड देन फिर से क्या, फिर से इंक्रीज। तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि जो E0 ऑक्सीडेशन वैल्यू है, E0 ऑक्सीडेशन वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? E0 ऑक्सीडेशन वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? E0 ऑक्सीडेशन का जो वैल्यू है, E0 ऑक्सीडेशन का जो वैल्यू वो डेल्टा H पे डिपेंड कर रहा है। और डेल्टा H क्या है? डेल्टा H खुद है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो बिकॉज ऑफ इरेगुलर वेरिएशंस इन आयनाइजेशन एनर्जी, 3D सीरीज में बहुत इरेगुलर वेरिएशन होता है, सब्लिमेशन एनर्जी इरेगुलर है, हाइड्रेशन एनर्जी भी रेगुलर नहीं है, इस वजह से जो हमें कोई भी रेगुलर ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अब देखो जरा नेक्स्ट वाला पॉइंट यहां पे जो कह रहा है, अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखें कि E0 ऑक्सीडेशन की वैल्यूज को अगर हम ध्यान से देखते हैं, E0 ऑक्सीडेशन की वैल्यूज को हम ध्यान से देखते हैं, हमें पता है कि मेटल रिएक्टिव जनरली कब कहा जाता है? मेटल जनरली रिएक्टिव तब कहा जाता है जब उसका E0 ऑक्सीडेशन हाईली पॉजिटिव हो या E0 रिडक्शन उसका क्या हो, हाईली नेगेटिव हो। समझे क्या? तो इन सभी मेटल्स का E0 ऑक्सीडेशन कैसा पॉजिटिव है, बस एक कॉपर एक ऐसा मेंबर है जिसका E0 ऑक्सीडेशन कैसा नेगेटिव है। दे ऑल हैव गॉट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ E0 ऑक्सीडेशन, सिर्फ कॉपर हैज गॉट नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 ऑक्सीडेशन। या फिर अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे देखते हैं, अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे देखते हैं तो सभी मेंबर्स का E0 रिडक्शन कैसा नेगेटिव है, तभी तो E0 ऑक्सीडेशन पॉजिटिव होगा ना। बस कॉपर का E0 रिडक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, देखो सेकंड, एक्सेप्ट कॉपर ऑल अदर एलिमेंट्स हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। एक्सेप्ट कॉपर सभी मेंबर्स का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है। इसके हिसाब से, किताब के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल, या जो हमने डेटा लिखा है उसके हिसाब से क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सभी मेंबर्स का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बस कॉपर का क्या है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। समझे क्या? राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जिन मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, मतलब वो मेंबर्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, एसिड एंड वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। समझे क्या? तो वही चीज कही जा रही है यहां पे, क्योंकि बिकॉज कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, प्लस 0.34 है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा है, माइनस 0.34 हो गया। गेटिंग ना? इस वजह से these elements except copper, that is why these elements except copper should have capacity to liberate hydrogen from dilute acid, क्योंकि सभी मेंबर्स का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है, या फिर जैसे हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा सभी मेंबर्स का पॉजिटिव है। और हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मेटलर्जी में पढ़ा है, एस ब्लॉक में पढ़ा है, हाइड्रोजन में पढ़ा है कि अगर किसी मेटल का E0 ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है तो वो डेफिनेटली डाइल्यूट एसिड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। समझे क्या? राइट। बस कॉपर जो है रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट एसिड एंड हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है। समझे क्या? ये वाली चीज। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी स्लो। इंपॉर्टेंट,
क्योंकि सम ऑफ द मेटल्स गेट प्रोटेक्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ इनर्ट ऑक्साइड ऑन द सरफेस, कि ऑल्दो थ्योरेटिकली एक्सेप्ट कॉपर, सभी मेंबर्स, सभी 3D सीरीज के जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं, मगर प्रैक्टिकली द रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी स्लो, क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन द सरफेस. जैसे क्रोमियम डिस्पाइट हैविंग हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल या हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्रोमियम देखो डिस्पाइट हैविंग हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल या हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. क्रोमियम का एग्जांपल ले रहे हैं कि क्रोमियम ऑल्दो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली पॉजिटिव है, स्टिल इट इज अनरिएक्टिव एंड डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ थिन कोटिंग ऑफ Cr2O3 ऑन द सरफेस. समझे क्या? अब कॉपर जिसका पॉजिटिव E0 रिडक्शन है, E0 अगर सिर्फ E0 लिखा है मतलब वो अंडरस्टूड है वो E0 रिडक्शन है. पॉजिटिव E0 रिडक्शन या नेगेटिव E0 ऑक्सीडेशन विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड. सिर्फ एसिड लिखा है, विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, will not liberate hydrogen from dilute acid. It will react with only oxidizing acids such as HNO3 and conc H2SO4. Copper will react only with oxidizing acid such as concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. ये चीज हम पढ़ेंगे P ब्लॉक में. समझे क्या? राइट पहले 2 पॉइंट क्लियर हुए क्या? पहले 2 पॉइंट में कोई भी डाउट है? जरा सा भी डाउट है? पहले 2 पॉइंट एकदम सिंपल है, ठीक है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अच्छा अब देखो जरा नाउ, उसके बाद नेक्स्ट जो है, अभी इसको किताब को पढ़ने से पहले मैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स यहां पे लिख देते हैं. based upon the E0 oxidation values, let us see कि what is the stability of the +2 oxidation state और reactivity of the metal when it goes from 0 से +2 oxidation state. ठीक है, right. तो for M से M+2 aqueous, stability of M+2 और reactivity of M, तो इसका ऑर्डर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 ऑक्सीडेशन. E0 ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा, E0 ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग M से M+2, M से M+2. यहां से देखो, यहां से क्वेश्चन निकलता है, ठीक है. तो पहले इसको ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं. तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू किसका आया है? मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इज फॉर टिटैनियम. गेटिंग ना? राइट, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इज फॉर टिटैनियम. पहले हम लोग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख देते हैं इनके मेटल्स का, इनके मेटल ऑक्साइड मेटल कैटायंस का पहले स्टेबिलिटी लिख देते हैं, और वही ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का. समझे क्या? मैं मेटल कैटायन का स्टेबिलिटी लिख रहा हूं और मेटल का रिएक्टिविटी लिख रहा हूं. बात समझे क्या? सो देखो जरा, तो इसके बेसिस पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगा किसका? टिटैनियम +2 का स्टेबिलिटी, क्योंकि E0 ऑक्सीडेशन ऑफ टिटैनियम से टिटैनियम +2 कैसे मैक्सिमम पॉजिटिव है, मतलब टिटैनियम +2 इज हाईली स्टेबल, तभी बहुत आसानी से बन रहा है. उसके बाद कौन सा हो गया? उसके बाद हो गया हमारे पास क्या? वैनाडियम +2 देख सकते हो 1.18, फिर बराबर से मैग्नीज +2 1.18. ठीक है, तो फिर क्या हो गया? वैनाडियम +2 और बराबर से मैंगनीज +2 1.18. समझे? फिर उसके बाद क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 0.91 से क्रोमियम से क्रोमियम +2. ये हो गया हमारे पास क्रोमियम +2. दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. समझे क्या? फिर उसके बाद 0.91 के बाद अगला वैल्यू कौन सा है? 0.76 है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास Zn+2. समझे क्या? फिर उसके बाद 0.76 के बाद कौन सा वैल्यू आया है हमको? 0.76 के बाद जो हमको वैल्यू आया वो कौन सा है? 0.76 हो गया. नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है? 0.44 आयरन +2, फिर कोबाल्ट +2, फिर निकल +2. समझे क्या? तो अगला हो गया अपने पास आयरन +2, फिर हो गया कोबाल्ट +2. मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहां से. वी हैव टिटैनियम +2,
we have टिटानियम प्लस 2, देन वी हैव वैनाडियम प्लस 2, बराबर से क्या है अपने पास, मैग्नीज प्लस 2 है, फिर क्रोमियम प्लस 2 है, फिर Zn प्लस 2 है, फिर अपने पास क्या है, फिर अपने पास है आयन प्लस 2, फिर अपने पास है कोबाल्ट प्लस 2, फिर अपने पास है निकल प्लस 2, और सबसे कम क्या है, कॉपर प्लस 2, ये हटा देता हूं, फिर अपने पास कॉपर प्लस 2, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। पहले ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी ऑफ इनके मेटल्स का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल किसके लिए, जब मेटल M+2 में जा रहा है उसके लिए, +2 इलेक्ट्रॉन। तो जिसका +2 ऑक्सीडेशन सेट ज्यादा स्टेबल, मतलब वो +2 ऑक्सीडेशन सेट ज्यादा जल्दी अटेन हो सकता है, मतलब उसका करस्पॉन्डिंग मेटल कैसा, ज्यादा स्टेबल है, समझे क्या। तो यहां पे भी हैव व्हाट, यहां पे भी हैव टिटानियम, फिर वैनाडियम, फिर बराबर से भी हैव मैंगनीज, फिर वी हैव क्रोमियम, देन वी हैव व्हाट, जिंक, देन वी हैव आयन, देन वी हैव कोबाल्ट, then nickel, and then copper. This is the reactivity, order of reactivity in aqueous solution. क्योंकि इस ऑर्डर में क्या हो रहा है, E0 ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, E0 ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, E0 ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस, ठीक है। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें भी डिस्कशन रहेगा थोड़ा, तो आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।